मैंने कहा कि आज से 5 साल बाद ये जो मालेगांव उर्दू लिट फेस्ट है ना, ये जयपुर लिट फेस्ट से बड़ा होने जा रहा है। इंग्लिश में रिसर्च होके आया करती थी, उसको बैठ करके मैं हिंदी में लिखा करता था, और हमारे यहाँ एक कातिब था, वो उसको उर्दू में लिखा करता था, और तब वो सारी स्पीच पढ़ा करते थे। आपकी सहाफत में असली चीज़ ये है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुंभ चल रहा है अभी, और मैं इसको उर्दू लिट फेस्ट को आपके कुंभ मानता हूँ। उर्दू मैं बहुत ही अदब के साथ पंकज पचौरी साहब को आवाज़ देता हूँ। पंकज पचौरी साहब जो है वो मनमोहन सरकार में 10 साल तक वज़ीर आज़म के जो है वो मीडिया एडवाइज़र रहे हैं। बहुत ही मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं, और NDTV में जो है वो तवील खिदमत अंजाम दी है इन्होंने एडिटोरियल लेवल पर। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पंकज पचौरी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और इज़हार ख़याल के फ़राइज़ अंजाम दें। पहले तो मैं आप मालेगांव के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई की और एक गैर उर्दू वाले को उर्दू की इस महफिल में सदर बना दिया। लेकिन मैं अपने को गैर उर्दू वाला समझता नहीं, और वो इसलिए नहीं समझता हूँ कि जो भाषा में बोलता हूँ, जो ज़ुबान में बोलता हूँ, वो आपकी समझ में आती है। तो आप खुद उर्दू बोलते हो या लिखते हो, आप अगर नहीं आती तो ठीक है, वो मेरी बात समझ में आ रही। एक बहुत बड़े उर्दू शायर है हमारे मुल्क के। जब मुझे इनका इनविटेशन मिला इम्तियाज़ भाई का, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मैं मालेगांव जा रहा हूँ, आप भी चलो। तो वो बोलने लगे कि अरे यार, मैं जयपुर लिट फेस्ट के लिए उनसे कह चुका हूँ और डेट्स क्लैश कर रही हैं। तो मैंने उनसे बोला, उनसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, दोस्त भी हैं। मैंने कहा कि आज से 5 साल बाद ये जो मालेगांव उर्दू लिट फेस्ट है ना, ये जयपुर लिट फेस्ट से बड़ा होने जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा मुझे बताइए, तो इन्होंने मुझे जो भेजा था, मैंने उनको इनवाइट वगैरह उसका वो कर दिया। बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी कोई 20 साल पुरानी तस्वीर लगा के भेजी हुई है आप लोगों को, वो भी इन्होंने भेज दी। तो मैं इसकी इसका जो फ्यूचर देखता हूँ वो ये देखता हूँ, और वो इसलिए देखता हूँ कि उर्दू से मेरा जो नाता है वो कॉलेज में शुरू हुआ। हम लोग तरक्की पसंद लोग थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाया करते थे सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में, और हम फैज़ अहमद फैज़ पढ़ा करते थे और पढ़ना चाहते थे। और चूँकि वो समझ में नहीं आता था, इसलिए आपको उर्दू जानना ज़रूरी था। तो तब हमने एक छोटी सी किताब खरीदी, हिंद पॉकेट बुक्स की जो है, हिंदी उर्दू की बड़ी छोटी सी किताब है, वो खरीदी। और वो दूसरा, जब मैं BBC में काम करता था, तो कोई 6-7 साल मैंने वहाँ काम किया। तो एक दिन हुआ क्या कि मैं पाकिस्तान के जो ISI के जो हेड थे उस समय, फॉर्मर मिर्ज़ा असलम बेग, उनका इंटरव्यू कर रहा था हिंदी सर्विस के लिए। ये जानते, इम्तियाज़ तो अभी जानते नहीं हैं कि NDTV में आने से पहले हमने कितनी एड़ियाँ रगड़ी। हाँ, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, इंटरव्यू कर दिया उनसे, और इंटरव्यू हो गया। उसके बाद ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये करके हमने बंद कर दिया। तो बोलते एक बात रुकिए, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम पंकज पचौरी है, और माशाल्लाह से उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। तो मैं तो अचानक से मुझे ठप्पा लग गया मेरे ऊपर, बॉस मैं तो उर्दू का आदमी हूँ। और गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने ये सोचा कि पचौरी वो सुनने में गड़बड़ कर गए, उन्होंने लगा कि मेरा नाम पेशावरी है। तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान आने का न्योता भी दे दिया। तो ये हुआ।
तीसरा उर्दू से मेरा जो जुड़ा हुआ वो इसलिए हुआ कि उर्दू सर्विस जो थी बीबीसी की, वो हमको 56 पाउंड दिया करती थी अगर हम उनके लिए एक रिपोर्ट करें तो, और मैं रिपोर्ट किया करता था। हम लोगों ने हिंदी जो बीबीसी थी उसमें हमारी जो जनरेशन थी उसने रिपोर्ट करना शुरू किया, और वो इसीलिए कि हम अपनी भाषा में, हम अपनी ज़ुबान में लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। वरना तब तक मार्क टली साहब और सतीश जेकब साहब, ये जो बड़े बड़े नाम हैं बीबीसी के, ये यहाँ से रिपोर्टेज भेज दिया करते थे, वहाँ तर्जुमा करके वो शाया हो जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, हम करेंगे, ये हमारा इलाका है, ये हमारी ज़मीन है, हम अपने लोगों को हिंदी में हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग करेंगे, और वो उनको करने दिया। अब हालात ये हैं 30 साल के बाद कि पूरा का पूरा बीबीसी का जो है महकमा वो यहाँ पर दिल्ली में बैठा हुआ है। तब हमने ये बात कही थी, जब आउटसोर्सिंग की बात नहीं होती थी, हमने कहा था हम पूरा स्टाफ लेके वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर 4 लोग छोड़ जाएंगे, वहाँ पर 30 की जगह हम 300 रिपोर्टर करेंगे, और पूरा का पूरा वहाँ पे हम हिंदुस्तान आपको कवर करके दिखाएंगे। तो ये उसका वो हुआ। जो मैं बात कर रहा था उर्दू लिट फेस्ट की, बड़े आलिम लोग यहाँ बैठे, और सब जो हैं मेरे बड़े हैं, ये छोटे हैं, मैं तब भी इन्हें बड़ा मानता हूँ, क्योंकि ये जो लिख सकते हैं मैं नहीं लिख सकता, पढ़ नहीं सकता। ये एक 16 पेज का आर्टिकल मैंने लिखा था जब 200 साला जलसा हुआ था मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वहाँ हैदराबाद में। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हमको उर्दू सहाफ़त के बारे में लिख के दीजिए। तो मैं आपका टाइम जो है वो बर्बाद करना नहीं चाहता, ये मैं इनको इम्तियाज़ खलील साहब को भेज दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें सारी की सारी बातें, कई बातें आप लोगों ने यहाँ पर कहीं, वो इसमें हैं, सहित इसके कि उर्दू का नाम उर्दू क्यों पड़ा। छोटे मुँह बड़ी बात, आपने सुना होगा, आज देख लीजिए। ये सब लिख करके, और जब मैंने उनको दिया, उन्होंने बोला कि ये तो रिसर्च पेपर हो गया। तो मैंने कहा क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उर्दू के बारे में, इसलिए मैंने एक एक जो इसमें सेंटेंस लिखा है उसमें एक रेफरेंस है, और ये हमारी जर्नलिज्म की सबसे बड़ी कसौटी है कि आप जो कहें वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। और इसीलिए आप लोगों ने इतनी इज्जत जो है मुझे बख्शी है कि वो जो आप कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ज़्यादा मैं पीछे नहीं जाता। 2012 में मुझे जब मनमोहन सिंह साहब ने, उनके दफ्तर ने मुझे बुलाया, तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि वो हिंदी पढ़ नहीं सकते थे। तो ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में हमारा रिसर्च हुआ करता था उनकी स्पीच के लिए। सारे जितने भी महकमे हैं हिंदुस्तान के, इंग्लिश में रिसर्च होकर आया करती थी, उसको बैठ करके मैं हिंदी में लिखा करता था, और हमारे यहाँ एक कातिब था, वो उसको उर्दू में लिखा करता था, और तब वो सारी स्पीच पढ़ा करते थे। आप जाके देखिए वेबसाइट। और इसलिए उनकी जो हिंदी की जो स्पीच थी वो सबको समझ में आती थी, उसमें कोई भी हाँ यत्र तत्र सर्वत्र टाइप हिंदी नहीं होती थी, जिसके खिलाफ हमने काफी लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई जो है, हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन होना और उर्दू बहुत ज़्यादा कठिन होना, ये सबसे बड़ी लड़ाई एक सहाफ़ी की है। क्योंकि आपकी सहाफ़त में असली चीज़ ये है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी भी ज़ुबान पे कर रहे हैं। इसीलिए वो मिर्ज़ा असलम बेग ने बोला होगा मुझसे कि भाई आपकी उर्दू बड़ी दुरुस्त है, क्योंकि उनकी समझ में आ गया जो मैं सवाल कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर 1932 में एक पंडित जी हैं, उनका नाम हुआ करता था पंडित पदम सिंह शर्मा। वो हिंदुस्तानी एकेडमी चलाया करते थे इलाहाबाद में। उन्होंने रिसर्च की, और उन्होंने उस समय ये दौर चल रहा था कि हिंदी वाले वो हिंदी ज़्यादा गाढ़ी करने के चक्कर में थे, और उर्दू वाले उर्दू ज़्यादा गाढ़ी करने के चक्कर में थे।
और क्योंकि कुंभ चल रहा है अभी, और मैं इसको उर्दू लिट फेस्ट को आपके कुंभ मानता हूं उर्दू, इसलिए अकबर इलाहाबादी के तो उन्होंने 1932 में कोई 10-12 सीरीज की इस बात को लेके कि उर्दू क्या है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। और उसमें उन्होंने लिखा, वो समझ लीजिए उसकी किताब छपी है जो मेरे वालिद ने मुझे दी थी, जो कि MA कर चुके थे पर्शियन में। तो मेरा भी थोड़ा सा इसमें मेरा हाथ तंग है, लेकिन घर में नहीं था। तो उनके पास में लोग जो हैं अपने बच्चों को मकान देते हैं, जायदाद देते हैं, ये सब देते हैं। मेरे वालिद ने मुझे उर्दू की 10 डिक्शनरी दी थी। तो उन्होंने लिखा है कि अकबर इलाहाबादी ने 1932 में कि उर्दू में जो सब शरीक होने के नहीं, इस मुल्क के काम ठीक होने के नहीं। और ये दोनों के लिए है, जो दोनों तरफ के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दानिशमंद हो गए हैं, चाहे वो उर्दू वाले हों चाहे वो हिंदी वाले हों। उर्दू में जो सब शरीक होने के नहीं, इस मुल्क के काम ठीक होने के नहीं, मुमकिन नहीं शेख इमरुल कैस बने, मुमकिन नहीं शेख इमरुल कैस बने, और पंडित जी वाल्मीकि होने के नहीं। तो ये उन दोनों लोगों के लिए है जो हमने बाकायदा झेला BBC में, कि जो हिंदी वाले थे वो हिंदी को गाड़ी करने के चक्कर में थे, और जो उर्दू वाले थे उर्दू को गाड़ी करने के चक्कर में थे। हम क्योंकि मूर्ख थे, हमें कुछ आता नहीं था, तो हम सिर्फ ये कहते थे कि ऐसी जुबान बोलिए जो सबकी समझ में आए। तो ये जो जुबान का जो मामला है ये तय हो गया है, अब कोई जुबान नहीं है। अब आप जो बोल रहे हैं वो आपके वो उन्होंने कोट किया था अभी अकबर इलाहाबादी को ही, कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार मत निकालिए, तो YouTube चैनल निकालिए। अब हम वहां पर आ गए। अखबार सिर्फ अलग अलग जो जनरेशन्स हैं, अलग अलग वक्त है, उसके हिसाब से बदलता रहता है। पहले अखबार हुआ करता था, उसके बाद में टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गया, फिर अब सोशल मीडिया आ गया। तो अखबार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कागज़ पे जो छपा हुआ है वो अखबार है। अखबार वो है जिसमें खबर है। मैं अखबार उसे मानता हूं जिसमें खबर है, और खबर किसी भी शक्ल में हो सकती है। मैं कम्युनिकेशंस पढ़ाता हूं आजकल बड़े बड़े CEOs को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को, तो वो पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा आप सब लोग, ये सारे बड़े IAS IPS टाइप के ऑफिसर लोग होते हैं, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीम कैसे बनाते हैं। और मीम ये उर्दू वाला नहीं, ये सोशल मीडिया वाला है। और ये सारे जो बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं इनको मालूम होगा फ्यूचर जो है वो मीम पर है। इलोन मस्क को मालूम है कि अगर वो ट्रंप के पीछे खड़ा होकर स्टेज पे और यूं करेगा तो उसका मीम बनेगा, और जो भी स्टेज पे ट्रंप ने बोला है वो कोई याद नहीं रखेगा, वो सिर्फ उस मीम को याद रखेंगे, और वही हुआ। जिस दिन उसने ये किया था, मैंने बाकायदा ट्विटर पे लिखा था कि दिस इज, ये इन्होंने उसको एकदम से खत्म कर दिया, और उसका झगड़ा इतना बढ़ा कि अब ट्रंप साहब को समझ में आ गया कि ये मीम बना करके और मेरी पूरी की पूरी जो हैसियत है प्रेसिडेंशियल उसको खत्म कर रहा है, और इसलिए उन्होंने उसको किनारे कर दिया। ये पावर है कम्युनिकेशन की, ये पावर है जो हमारा मीडिया इस समय जिस तरह से काम कर रहा है उसकी, कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाने वाला इंसान वो एक मीम से डर गया, डोनाल्ड ट्रंप। तो इसको हमें ध्यान रखना है और इसको हमें इस्तेमाल करना है। मेरे से पहले जो लोग बोले, मैं बहुत आपका एहतराम करता हूं, और मैं जल्दी से आप लोगों ने जो जो कहा है उसमें अपनी तरफ से थोड़ी तड़का लगा करके आपको बता देता हूं। तड़के वाली आपने न्यूज़ बहुत सुनी होगी, ये दूसरी तरह का तड़का है। आपने कहा कि हम डाकिया हो गए हैं
नक्शबंदी भाई हमारे ने ये कहा कि डाकिया हो गए हैं और 25-30 व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं इन्होंने, और जो मंजर है वो मयार उसका जो है वो गिर रहा है लगातार। और नए प्लेटफॉर्म अब जुबान की बाइंडिंग में नहीं है, जुबान की कोई इस समय बाइंडिंग नहीं है। आप खड़े होकर के कुछ भी शाया कर सकते हैं। उसके ऊपर आप बात हो रही थी इससे पहले उसमें तालीमी जो आपका बैठक थी उसमें, कि अब आपके पास एआई है, आप कितनी जुबान जितनी चाहिए आप वो उसमें बना सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है। सारे के सारे लोग इस समय जो न्यूज़ देख रहे हैं वो म्यूट पे देख रहे हैं, सब म्यूट पे देख रहे हैं। वो सिर्फ आपके एक्शन देख रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है क्या देख रहे हैं। ये मुझसे कहते हैं कि आप सबको, हम सब आपको देखा करते थे। एक बार मुकेश अंबानी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ। हमारा प्रोग्राम 5 से 6 के बीच में होता था, उसका नाम था मनी मंत्र। अब मुकेश अंबानी मनी मंत्र नहीं देखेगा, वो दुनिया को मंत्र देता है तो कौन देखेगा। तो मैंने बड़ा, मुझे शौक लगा, मैंने उनसे पूछा बट डू यू गेट टाइम। बोलता नहीं, वो आप बोलते रहते हैं और आपके नीचे जो चलता रहता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, स्क्रॉल। क्योंकि वो स्क्रॉल हम खुद प्रोग्राम रिकॉर्ड होने के बाद में लिखा करते हैं, जो वो स्क्रॉल होता था। तो पूरी कहानी जो 1 घंटे के प्रोग्राम की थी वो 20-22 स्क्रॉल में नीचे आ जाती थी, और देश का सबसे बड़ा सरमाएदार उसको देखा करता था। और उसने मुझसे कहा कि मैं देखता हूँ और आप टीवी पे नहीं आ रहे आजकल। फिर मैंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहा हूँ। तो बोलता कि अरे फिर तो आपसे और मुलाकात होगी। मैंने कहा नहीं जी, आप दूरी। वो मैंने सुना हुआ था बचपन में कि घोड़ी की अगाड़ी और वो नहीं, पुलिस की अगाड़ी और घोड़ी की पिछाड़ी। हाँ, दूर रहना चाहिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। लोग प्लेटफॉर्म्स में जो बात कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ। कई सारी चीज़ें मैं जो आपको जल्दी से बताऊंगा जो मेरे तजुर्बात हैं, जिससे कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको थोड़ा फायदा हो। एक बात इन्होंने कही, जबान से नफरत की जारी, इन्होंने कही शकील साहब ने, जबान से जो नफरत की जो आपने बात कही, जबान से आप नफरत नहीं कर रहे हैं, आपकी नफरत जो वो कहीं और है। जबान को आप उसका जरिया बना रहे हैं नफरत का। लेकिन जबान जो है ना वो मर नहीं सकती, और खासकर उर्दू इसलिए नहीं मर सकती। आप लोग फरंगे आसफिया सब लोग यहाँ सुना होगा नाम, आप सब लोग जानते भी होंगे। मैंने तो पहली बार उसको सुना। तो उसमें 1908 में लाहौर में उसका पहला एडिशन निकला था। अहमद दहलवी साहब ने निकाला था। समझ सकते हैं कि दिल्ली के आदमी ने लाहौर में एडिशन निकाला। तो उसमें कुल 54,009 अल्फाज हैं, उसकी उन्होंने एनालिसिस की। तो उसमें ये मालूम पड़ता है आपको कि 21,644 जो हैं वो हिंदी, ब्रजभाषा और इन सब भाषाओं के। उर्दू के जो हैं वो 17,505 हैं। ये हिंदुस्तान एकेडमी की रिपोर्ट है, सब मेरा नहीं है, मैंने एक चीज़ पढ़ के तब ये किया। अरबिक के 7,584, पर्शियन के 6,041 हैं, संस्कृत के 554 हैं, इंग्लिश के 500 हैं। क्रिकेट को हम अभी भी क्रिकेट कहते हैं डिक्शनरी। टर्किश के 105 हैं, हिब्रू के 11 हैं। ये उर्दू की ताकत है, ये उसकी मांसपेशियां हैं, ये उसकी जो हड्डियां हैं, ये इस पर टिका हुआ है। सीरियन के 7 लफ्ज हैं, ग्रीक के 29 हैं, पोर्चुगीज के 16 हैं, लैटिन के 4 हैं, फ्रेंच के 3 हैं, पाली का 1 है, बर्मीज के 2 शब्द उर्दू में शामिल हैं। मालाबारी जो
जुबान है उसका एक शब्द है, स्पेनिश का एक शब्द है, और इसमें शब्द जुड़ते जा रहे हैं। ये वो नदी है जो नहीं रुकती, और ये इसकी ताकत है। अभी दिल्ली में मैं था तो वहाँ पर दो बहुत बड़े उर्दू के जानकार, आलोक राय साहब जो कि मुंशी प्रेमचंद के हाँ हाँ उनके पोते हैं, ग्रैंड सन, अब मुझे हिंदी उसका वो, और जावेद अख्तर साहब को इंटरव्यू कर रहे थे, तो इसी के ऊपर बात चल रही थी, उर्दू और हिंदी और ये कैसे है क्या है, और उर्दू वो गिर रहा है, तो उनका अपना था, वो पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने उनकी सेमिनार के बाद में सवाल किया, टिपिकल दिल्ली में जो आजकल चल रहा है वो ये है, आईआईसी में चल रही थी, किसी ने सवाल किया कि जावेद साहब एक हमको कुछ ऐसा सुनाइए जिसमें कि हाँ उर्दू का एक कुछ ऐसा सुनाइए जिसमें बिल्कुल हिंदी ना हो। जावेद अख्तर 2 मिनट तक सोचते रहे, जाने सर अख्तर का लड़का, और उनके भी जो दादा हैं वो भी, उनका कल तस्वीर आई थी मुसर साहब की, ठीक है, खुद इतना बड़ा नाम, जिंदगी जो है वो गुजार दी उसमें, कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, ऐसा ना मिला हो, उर्दू के तमाम वो हैं। 2 मिनट वो सोचते रहे, उसके बाद बोला कि मैं बिना हिंदी के उर्दू में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझसे कुछ बनता ही नहीं। तो जो हम हिंदी जिसे हम बोलते हैं, जो हम हिंदी में नश्र किया करते थे, ये बीबीसी हिंदी सर्विस है, वो उसको अगर हम सिर्फ ये कहते हैं ये बीबी उर्दू सर्विस है, तो दोनों मुल्कों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये जो बात है जो आपने कही कि वो आप एक कौम जो है, अब अटैक जो है वो जुबान पे नहीं है, अटैक जो है वो एक फिरके पर है, और ये फिरका परस्ती जो है ये इससे हमारा होगा। आपने कहा था छोटा रिसाला है आपका, रिसाला कोई छोटा नहीं होता। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक आप मोमबत्ती जला दीजिए, पूरा कमरा रोशन हो जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी आप काम कर रहे हैं, एक सिर्फ जला दीजिए, एक मोमबत्ती जला दीजिए अंधेरे कमरे में, पूरा रोशन हो जाता है। तो मैं किसी काम को छोटा नहीं समझता। उससे लोग कहते हैं कि अरे तुम यार प्रधानमंत्री के साथ काम करते थे, अब तुम क्या बोलते हैं ये कर रहे हो क्या? मैंने जो भी खाया पिया किया 40 साल तक, वो साफत से खाया, दुनिया घूमी, खूब नाम कमाया, खूब शोहरत कमाई। अब जिस लोगों के बीच में बैठा हूँ आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बड़ी फख्र की बात है। वो इसीलिए कि आप अपना काम कर रहे हैं, और वो छोटा काम है बड़ा काम है कुछ नहीं। ये मैंने मनमोहन सिंह से भी सीखा, इतना बड़ा आदमी था वो तो देयर इज नथिंग स्मॉल, ही विल ऑलवेज से देयर इज नथिंग स्मॉल, एवरी स्टेप। वो आदमी 60 साल से एक एक स्टेप ले लेके कहां तक पहुंचा, कितना उसने भला किया हमारे मुल्क का। तो ये हो गया। और आपने जो ऐप वाली बात कही, वो आप सब लोगों को यहाँ पे सिखाएं कि ऐप कैसे बनाते हैं। मैं उसी पे आ रहा था। ये जो AI है, इसने हमारा काम वो है बहुत सरल कर दिया है, और उससे ज़्यादा ये चाइनीज़ ने हमारा काम बहुत सरल कर दिया है। पहले जो AI था उसमें आपको कोई $10 मिलियन के आसपास एक पूरा मॉडल बनाने के लिए चाहिए था, अब आपको नहीं चाहिए। अब आप डीप सीक पे जाइए, और अब वो अलीबाबा वाले भी कुछ क्वेंट करके उन्होंने भी शुरू कर दिया है, आप आराम से जाइए वो करिए। हम लोग सुबह घूमने जाते हैं दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के लिए कभी कभार, तो उसके बाद में हम लोग बैठते हैं वहाँ पर, उसमें कोई MP है, कोई कुछ है, इस तरह के लोग दोस्त वगैरह हमारे लॉयर्स हैं। उसके बाद में हम बैठ जाते हैं, और जो भी खबर चल रही होती है, एक आदमी डीप सीक पे देखता है कि ये क्या बोल रहा है, और दूसरा आदमी AI चैट GPT पे देखता है कि ये क्या बोल रहा है, और वो हमारी मॉर्निंग की क्लास आजकल करिए इसको, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती। सिलेबस जो आपने बात की, मैं आजकल चैट GPT पे सिलेबस बनाता हूँ। वियतनाम के कोई 40 जो हैं वो कारकुन, जो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में और प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करते हैं, वो आ रहे थे, उनको कम्युनिकेशन के बारे में बात करनी थी। वियतनाम के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, मैं चैट GPT पे गया,
और 1 घंटे के अंदर मैंने बढ़िया मॉड्यूल बना के उनको कि वियतनाम में कम्युनिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए वो बनाया, और खूब उन्होंने ताली बजाई। 2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू किया वहाँ पर, जो उनका लोकसभा टीवी है उसके ऊपर 1 घंटे की मेहनत से। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ मिलेगी। ये एक रिपोर्टर्स जितने भी हैं बैठे हैं जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत रिपोर्टर की ये होती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ चीज़ कहाँ मिलेगी, क्या चीज़ कहाँ मिलेगी। एक रिपोर्टर को कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन मुझे ये मालूम है, अगर मेरे बॉस ने मुझसे कह दिया कि शाम को बजट के ऊपर बात करनी है, तो मुझे मालूम है कि वो 3 लोग कौन से हैं जिनको बुला के मैं बजट का जो है लबोलुबाब लोगों के सामने पेश करता हूँ शाम को 1 घंटे के। लेकिन आपको वो मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं वो। और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आमिर अली खान साहब को, जिस तरह का ये काम वहाँ कर रहे हैं। इनसे हमारी मुलाकात क्यों हुई? पहली वो इसलिए हुई कि जब मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में था तो मैंने देखा कि दिल्ली के सारे लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ विदेश जाते हैं दौरे पे ज़्यादातर। तो मैंने कहा इसको अब तोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली प्रेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल ऑफ इंडिया। तो आंकड़े निकाले गए सारे के सारे, कौन अखबार कितना छपता है क्या नहीं है, ये सब किया गया। उसमें ये पाया गया कि हिंदी के बाद में हिंदी और मराठी के बाद में सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो था वो उर्दू अखबारों का। और मैंने जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे उनसे बोला कि आप ऐसा करिए, मुझे लिस्ट बना के दीजिए कि उर्दू के कौन कौन अखबार कहाँ पर भी है। गुवाहाटी से निकलता है, केरल से निकलता है, कहाँ से कहाँ भी है, मुझे लिस्ट बना के दीजिए और मैं सबको उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर से मिलवाऊंगा, क्योंकि ये ले आया है, वो इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। काफ़ी लोग नाराज़ हुए मुझसे, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखी नहीं कि साहब हमको लेके जाते, और इन्होंने नया कर दिया है। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड मी, आई टोल्ड हिम कि ये ग्रिड है, इसमें इतना नंबर है टोटल, इतना ये है, इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, और ये पूरा साइंटिफिक। और वो इसलिए कि अभी भी उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद कम हो सकती है, लेकिन उर्दू समझने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। उर्दू लिखने वालों की भी कम है, लेकिन जो उर्दू समझने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जो भी आदमी इस मुल्क में जावेद अख्तर का गाना समझ सकता है, वो मैं उसे उर्दू की समझ वाला शख्स मानता हूं। और इसीलिए आपका जो अखबार है, और ये आपने एक बात कही जो मेरी समझ में आई बाद में कि कहाँ आप जा रहे हैं। आपका एनजीओ है, एनजीओ बहुत अच्छे काम करता है, और आप बोलते हैं कि अखबार तो है ही है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आईआईएमसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मानू, हैदराबाद, और हर तरह के कॉलेज में मैं जाता हूँ अपना, एमईटी, जहाँ पर भी जर्नलिज्म का कोर्स होता है मैं वहाँ जाता हूँ, और टाइम निकाल के जाता हूँ। मेरी बीवी मुझसे बहुत परेशान है, तुम कहाँ भागते रहते हो। LPU जलंधर, वहाँ पे फ्लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाए 2-3 दिन आपके ज़ाया होंगे। ये मैं कहा नहीं, मैं जाऊँ। हाँ नहीं, वो बिल्कुल, वो तो चाइनीज़ वॉल है ना, वो इधर पर्सनल और प्रोफेशनल में कुछ नहीं। तो मैं जाता हूँ, और मैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं जर्नलिज्म के, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या करना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ कि जर्नलिज्म में तभी जाइए जब आप इसको अपना करियर नहीं मानते। जर्नलिज्म इज नॉट ए करियर, इट्स ए कॉलिंग। ये बड़ी चीज़ है। करियर अगर करना है आपको तो MBA कर लीजिए और टूथपेस्ट बेचिए, बहुत अच्छा करियर है। जर्नलिज्म में तब तक मत जाइए जब तक आपको ये ना लगे कि ये मेरे अंदर से आवाज़ है। और जो एक आवाज़ है, आपने
ग्लास हाफ फुल की बात की, ये वो आवाज है कि ग्लास जब तक हाफ फुल है आपका काम खत्म नहीं हुआ। ये नोट कर लीजिए। जिस दिन से हम जर्नलिज्म में आए, मेरी पहली जो जर्नलिज्म में मैंने लिखा था वो ये लिखा था कि बच्चे अलीगढ़ के जूते बनाने की फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक आप सिर्फ वही कर रहे हैं कि जहां पर भी ग्लास हाफ फुल है आप उस हाफ फुल की बात कर रहे हैं। भाई भरा ग्लास बताने के लिए तो पूरी गवर्नमेंट है ना। कई मेरे साथी जर्नलिज्म में काफी मेरी तकरार इस बात पे होती है कि अरे ये हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास। मैंने कहा हाफ ग्लास, जो ग्लास का जो फुल पार्ट है वो बताने के लिए तो पूरा का पूरा महकमा है। 3600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं वो साल के, वो तो ऑन पेपर कर रहे हैं। और जाके जाने कितना, अब तो इस समय तो हाल ये है कि हम आपको बता दूं कैसे इस तरह पे पेमेंट हो रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, उनको इस समय पॉलिटिकल पार्टीज पेमेंट यूपीआई से नहीं कर रही हैं, एनईएफटी से भी नहीं कर रही हैं, कैश भी नहीं कर रही हैं। पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड की थी, उसमें भी बताया था। पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है जिसमें कि बैटिंग एप्स आपको बता दिया जाता है कि ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 200 लोगों को आपको नासिक में पैसे भेजने, उन 200 लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। आपने उनसे 4 सवाल पूछे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट ऐप है, बैटिंग नहीं है, तो इसलिए आपको सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि आप अगर इन 3 सवालों के सही जवाब देंगे तो आपको जो 2000-2500 रुपये मिलने होते हैं वो मिल जाएंगे। आपने उन सवालों के सब, और सवाल कैसे होते हैं? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? विराट कोहली क्या खेलता है? ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं। तो आप सबका जाहिर है सही जवाब दे देंगे। आपने वो जवाब दे दिया, आपके पास पैसे पहुंच गए, 2 दिन बाद वो ऐप खत्म हो गया। ये हो रहा है, ये बाकायदा मैंने मीटिंग में, इस पर किताब है, वो किताब हमारे साथी हैं उनको दे के आया हूँ कि इसे पढ़िए, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी में काम करते हैं, इसकी एमपी है। ये किताब उस मीटिंग की मैं उन्हें दे आया हूँ कि भाई देख लीजिए ये हो रहा है आपके मुल्क में। इस पर कोई इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और ये सब इस मीडिया में, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि ये सब इस मीडिया का अब हिस्सा बन चुका है। कि आप अगर फेसबुक पर कुछ कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं, तो आप पैसे कैसे मिलेंगे, ये इसका हिस्सा बन चुका है। तो ये वो है। तो वो एनजीओ वाली बात मैंने आपको कह दी कि एनजीओ में आप तो आदमी तभी जाता है ना जब वो कुछ मदद करना चाहता है लोगों की। तो आप जर्नलिज्म में तभी आइए जब आप मदद करना चाहते हैं। वरना तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि आप पैसे कमा सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। ग्लास हाफ फुल वाली बात भी इसमें आ गई। और कई बातें मुझे जो कहनी थी हुकूमत के बारे में, वो मासूम साहब ने बड़ी मासूमियत के साथ में कह दी, तो अब मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ ज़ुबान की जो उर्दू है इसकी ताकत है कि आप कोई भी बात बड़े हल्के हाथ से कह सकते हैं और लोगों को बुरी नहीं लगेगी। मुझे मौका मिला 1 साल लखनऊ में रहने का, तो वहाँ पर मैंने ज़ुबान सीखी, जितनी भी थी वो वहाँ पे सीखी। और किससे सीखी? जो रिक्शे वाले हैं उनसे सीखी। मैं रिक्शे में चढ़ा, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, और जो ब्रज भाषा है वो बहुत, वो हरियाणवी से भी ज़्यादा ख़राब है। अबे कहाँ जा रहा है, यहाँ बैठ जा। मतलब मैया जो शब्द है उससे, उसके बिना कुछ भी चीज़ पूरी नहीं होती। तेरी मैया मर गई है क्या, ऐसे बात करते हैं। तो मुझे ये अपने शीन काफ जितने भी दुरुस्त हो पाए ये करने में बहुत लंबा टाइम लगा, क्योंकि मैं उनको अल्फाज को बोल ही नहीं पाता।
ब्रज में जो जा है वो मैं जा कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप बीबीसी में काम कर रहे हैं, आपको उस लेवल पर काम करना है और आपको तो जो बेसिक है वो नहीं मालूम। उसके लिए हमने क्या किया, 565 या 59 अल्फाज लिए हमने और उनकी एक डिक्शनरी बनाई बीबीसी के लिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और वो हमने वहाँ पर दे दी रिपोर्टर्स को जो भी जाते थे कि आप तीनों सर्विसेज के लिए काम करेंगे। अब ये देखिए इसके पीछे जो आप बात कर रहे थे तो मीडिया की मार्केटिंग और मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है, वो बीबीसी वाले बड़े खुश थे कि यार एक बंदा है वो 3 डिपार्टमेंट का काम कर देगा। जिनीवा जाते थे हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्टिंग करने के लिए, अमेरिका जाते थे इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। तो उनको ये लगता था कि एक बंदा जो है वो 3 सर्विसेज के लिए काम कर देगा। हमारा फायदा ये होता था कि हमको 2 सर्विस से एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो बिल्कुल मियाँ बीवी राजी। तो उसमें जो ये लोग थे सारे बड़े हमसे जलते थे कि भाई उर्दू सर्विस में पंकज पचौरी नाम कहाँ से आ गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शफी नकी जामी, अगर आप उर्दू सुनते हो, उर्दू सर्विस तो बहुत बढ़िया ब्रॉडकास्टर थे। उनको मैंने हिंदी सिखाई और उन्होंने इतनी हिंदी सीख ली कि कोई वो है, जाओगे वहाँ तथा तथा कहते कहते जब वक्त आएगा, तो उन्होंने इतनी अच्छी हिंदी सीख ली कि हमने उनको हिंदी सर्विस में प्रोग्राम दे दिया। जुबान की बात कर रहा हूँ। उर्दू का प्रोग्राम, वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, क्योंकि वो जानते थे स्पोर्ट्स के बारे में, हिंदी सर्विस पे शफी नकी जामी ने कई साल शाया किया और किसी को ये नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या क्या है। वो अच्छा ब्रॉडकास्टर है, हमारे लिए बहुत था। तो ये जो सब है, एक मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, ये है नहीं यहाँ पर, मैंने कोर्स बनाया है पूरा का पूरा जर्नलिज्म के लिए। और हाँ, और आपके जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या जिनको आप जोड़ सकते हैं, उनको मैं कोर्स फ्री देना चाहता हूँ। 13 पार्ट का वो है, मैं इनको दे दूंगा, ये उसे पढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये तो वो चीज़ है ना कि आप अच्छी चीज़ को अपने जेब में क्यों रखें। इसको तो आप इट्स लाइक गुड शायरी ना, तो जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। और आप सब लोगों को एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उर्दू की बात है तो उर्दू पे ख़त्म होनी चाहिए। ये है हर्फ जुनू का छोटा सा हिस्सा है कि बिखरी एक बार तो कब हाथ आई है मौज शमीम, बिखरी एक बार तो कब हाथ आई है मौज शमीम, दिल से निकली है तो कब लब पे फुआ ठहरी है। दस्ते सयाद भी आजिज हैं, दस्ते सयाद भी आजिज हैं, कफे गुलची भी, दस्ते सयाद भी आजिज हैं, कफे गुलची भी, बोए गुल ठहरी न बुलबुल की जुबान ठहरी है। और ये सीधा निकल के आ रहा है अल्लामा इकबाल से। जब दूसरा इसका वो पढ़ता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा कि बुलबुल कहाँ से आया। दस्ते सयाद भी आजिज हैं, कफे गुलची भी, बोए गुल ठहरी न बुलबुल की जुबान ठहरी है। हमने जो तर्ज फुगा की है कफस में ईजाद, हमने जो तर्ज फुगा की है कफस में ईजाद, फैज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। किसी ने पूरा कर दिया तो यही ठहरेगी। और वो जिस गुलशन की बात कर रहा है और जिन बुलबुलों की बात कर रहा है, उनकी बात अल्लामा इकबाल कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जितनी सीखा।